बड़ी खबर के साथ तो उत्तरकाशी में 10 घंटे से बंद है गंगोत्री नेशनल हाईवे। हाईवे पर पहाड़ी से टूटकर गिरी चट्टान। इस वक्त की बड़ी खबर तो सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे सड़क पर गिरे बोल्डर। तिब्बत बॉर्डर की तरफ जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। टकनोर गंगोत्री धाम नेलांग को जाने वाला रास्ता भी बंद। तो हाईवे पर पहाड़ी से टूटकर गिरी चट्टान। अभी भी सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे सड़क पर गिरे बोल्डर इस वक्त की बड़ी खबर। तो मलबा गिरने की वजह से हाईवे बंद। उत्तरकाशी में 10 घंटे से बंद है गंगोत्री नेशनल हाईवे। हाईवे पर पहाड़ी से टूटकर गिरी चट्टान। तो अभी भी सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। ये जो बाजू में है, इसके बाजू से जो पूर्ण रूप से जो रोड टूट रखी है और साथ ही बीआरओ को जो हमारे द्वारा अवगत करवाया गया है। साथ ही जो भी स्थानीय लोग पटवाड़ी आवश्यक सामग्री हेतु जा रहे हैं या आवश्यक कार्य के कारण पटवाड़ी बाजार जा रहे हैं, तो उन्हें हम रोड के ऊपर से जंगलों के रास्ते से है जो क्रॉस करवा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह की मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीते 10 घंटे से नेशनल हाईवे बंद है। बड़ा हिस्सा पहाड़ी का चट्टान का गिरा, जिससे बड़ा हिस्सा सड़क का क्षतिग्रस्त हो गया। बीते 10 घंटे से बंद है गंगोत्री नेशनल हाईवे। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी दिग्बीर बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिग्बीर, आपसे जानना चाहेंगे, 10 घंटे बीत चुके हैं, एक बड़ा हिस्सा सड़क का क्षतिग्रस्त हो गया, अभी क्या स्थिति है? जिले भी आपको बता दो, अभी भी जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। और जो कि मार्ग है लगभग बीआरओ लगभग 30% से अधिक काम कर पाया है। लेकिन जहां तक बीआरओ ये बता रहा था कि शाम तक मार्ग खुल पाएगा, लेकिन जिस तरह से बीआरओ की जो मशीनरी काम कर रही है तो ऐसा लगता नहीं कि कल तक भी मार्ग खुल पाएगा। तो कहीं न कहीं जो कि बीआरओ की स्वस्थ मशीनरी सामने दिख रही है। और जो जिस तरह से जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जिनके लिए आवाजाही पूरी बंद है, तो उनको जो कि जो जंगल के रास्तों से जो जिनकी आवाजाही हो पा रही है वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां से नहीं आ पाते हैं उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर उस क्षेत्र में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, कोई बड़ी परेशानी हो जाती है, तो उसको किस हालात में जनपद तक मुख्यालय तक पहुंचाया जाए, ये बड़ा सवाल सामने खड़ा हो रहा है। जी, ये मलबा कब तक हट जाएगा? जी, इसमें जो काफी स्थिति जो देखी जा रही है, तो इसमें एक तरफ जो रोड है पूरी तरह से वॉश आउट हो रखी है और दूसरी तरफ जो रोड है जो उसी के लगभग 10 मीटर आगे पे है। काफी बड़े बड़े बोर्डर आ रखे हैं। बोर्डर आने के बाद जो बीआरओ की मशीनें जी दिग्बीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल एक और अहम खबर, देहरादून में हुई तीरथ रावत कैबिनेट की बैठक के दौरान 12 अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब, घाघरिया, लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति जताई है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्ती कर दी है और इसके तहत कई क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत पहली बार उल्लंघन पर 1000 रुपए, मनोरंजन संचालक के लिए 5000, होटल संचालक के लिए 10,000, औद्योगिक और खनन के लिए 20,000 का जुर्माना रखा गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए विधायकों को सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा का प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो वहीं मेल अस्पताल हरिद्वार को MRI मशीन को दिल्ली से लाने की अनुमति दी गई है। कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय और राजकीय खाद्य योजना के तहत 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त के लिए 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपए किलो की दर से दिया जाएगा। सरकार ने सुदूर क्षेत्रों के मेडिकल व्यवस्था को सुधारने के लिए, ताकि कोविड की लड़ाई को जीता जा सके, उस पर हर विधायक के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया खर्च करने को अनिवार्य रूप से इसको किया था, जिसमें अब ये प्रावधान किया गया कि वो 25 लाख की जो पूर्व में सीमा थी एक काम की, उसको समाप्त कर दिया गया इन 1 करोड़ रुपये के कोविड के गैस के कार्यों में। और दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट रूल में जो छूट स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी इस कोविड की लड़ाई में दवाइयाँ और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वो इस विधायक निधि के 1 करोड़ पर भी लागू होगी। ये निर्णय माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया।
बड़ी खबर, कोविड वैक्सीन की किल्लत पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान आया। जून के पहले हफ्ते में प्रदेश को मिलेगी वैक्सीन की बड़ी खेप। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रक्रिया से भी लगेगी वैक्सीन। तो यह बड़ी खबर आई है, बड़ा बयान आया है गणेश जोशी का, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कोविड वैक्सीन की किल्लत जल्द होगी दूर, कैबिनेट मंत्री का बयान। जून के पहले हफ्ते में प्रदेश को मिलेगी वैक्सीन की बड़ी खेप। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रक्रिया से भी लगेगी वैक्सीन। तो 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने में अब नहीं होगी दिक्कत। जो देखिए, हमारे पास जो 45+ की वैक्सीन पर्याप्त है, लेकिन जो 18 to 44 की जो बात है, वो 1 लाख इंजेक्शन पूरे प्रदेश के लिए मिले थे और फर्स्ट वीक में हमें पर्याप्त खेप मिलने वाली है। और ये ऑनलाइन की जो बार बार दिक्कतें हमारे लोगों के सामने आ रही है, वो भी समाप्त होगी। उसको ऑफलाइन में हम शुरू करेंगे और शीघ्र जो ये वैक्सीन सबको लगेगी। वहीं आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने आयुष यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया, जिसमें आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को अस्पताल में तब्दील करने में जिला प्रशासन की ओर से भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में पहली बार आयुष विश्वविद्यालय में कोविड अस्पताल की शुरुआत हो गई है। हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोरोना के मरीजों को इलाज में किसी तरह की कमी न हो। आज विश्वविद्यालय के इस चिकित्सालय को कोविड हॉस्पिटल के रूप में जिला प्रशासन ने भी मान्यता दी है और आज हम विधिवत रूप से इसको शुरू कर पाए। और भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए आज हमारे प्रदेश ने भविष्य की किसी भी चुनौती को किसी भी महामारी से प्रदेश की जनता को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में एक प्रयास हमारी सरकार का ये भी है। एक और बड़ी खबर, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन का मामला। प्रमोशन मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला। प्रमोशन लिस्ट जारी करने से पहले हाई कोर्ट को देनी होगी जानकारी। नैनीताल हाई कोर्ट का प्रदेश सरकार को आदेश। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन का मामला। प्रमोशन मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट का यह फैसला आया, डिसीजन आया है। प्रमोशन लिस्ट जारी करने से पहले हाई कोर्ट को देनी होगी जानकारी। नैनीताल हाई कोर्ट का प्रदेश सरकार को आदेश। प्रमोशन लिस्ट जारी करने से पहले हाई कोर्ट को जानकारी देनी होगी। इसमें स्टेट काउंसिल को ये बोला है कि अगर कोई भी प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर किए जाते हैं तो दे विल बी सब्जेक्ट टू दिस रिट पिटीशन। और दूसरा, जो प्रमोशन ऑर्डर भी अगर पास होंगे तो उनमें इसको मेंशन किया जाएगा कि ये पिटीशन ऐसा पेंडिंग है एंड एनी फाइनल प्रमोशन विल बी सब्जेक्ट टू दिस रिट। वहीं प्रदेश भर में चल रहे भाजपा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत बीजापुर गेस्ट हाउस से राहत सामग्री रवाना की गई। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने खाद्य सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाद्यान्न और राहत सामग्री के 10 वाहनों को कई इलाकों के लिए रवाना किया गया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हर क्षेत्रों में राहत और खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। 30 मई को इस कार्यक्रम के तहत हर गांव में इसी तरह से राहत खाद्य सामग्री पहुंचेगी। सेवाई संगठन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें और गति मिले और तेजी के साथ आगे बढ़ें, इस प्रकार के हमारे आयोजन हो रहे हैं। और आज इस अवसर पर मसूरी विधानसभा में वहाँ के विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा 10 ट्रक राशन अपनी विधानसभा के लिए आज भेजा जा रहा है, जिसमें आदरणीय BL संतोष जी, आदरणीय गौतम जी ने झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के बीच आज राशन की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। हफ्ते भर के बाद खुली राशन की दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ नजर आई। देहरादून और हरिद्वार की तस्वीरें आप देखेंगे तो दोपहर 12 बजे तक राशन की दुकानें और जनरल स्टोर खुले रहे। बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देहरादून में राशन की दुकानों के खुलने पर लोग भारी संख्या में बाजारों में दिखाई दिए। हालांकि दुकानों को खोलने के साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए निर्देशित किया, लेकिन बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी दिखी। दो तस्वीरें देहरादून और हरिद्वार की।
उधर जिला अस्पताल हिमालयन जॉलीग्रांट बौराड़ी से लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डीएम ने वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल जाना और मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही आपातकालीन वार्ड, ओपीडी और दवा वितरण कक्ष, आईसीयू कक्ष, नवजात शिशु वार्ड का निरीक्षण भी किया। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए कि वो जिला अस्पताल के पीपीडी मोड पर संचालन के बाद के सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। साथ ही डीएम ने जॉलीग्रांट प्रबंधन को बगैर सीएमएस की जानकारी के किसी भी मरीज को रेफर नहीं करने के निर्देश दिए। व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधरी हैं। ये हम आंकड़े भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि पहले यहाँ पर सिजेरियन बिल्कुल जीरो थे, करीब कोई ऐसा भी समय था यहाँ पर, लेकिन आज के डेट में महीने में 25 कम से कम हो रहे हैं। बाकी डिलीवरी केसेस तो हो ही रहे हैं। आईसीयू यहाँ पर ऑपरेट। वहीं अल्मोड़ा में प्रशासन पर खराब ऑक्सीमीटर बांटने का आरोप है और ये ऑक्सीमीटर प्रशासन की तरफ से बांटे गए थे। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष और अब विधायक महेश नेगी ने अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। अधिकारी अपनी मनमानी में उतर आए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। अधिकारी को इसको सचेत करना चाहिए। मैं पहले भी कहा था कि अधिकारी अब बेलगाम हो गए हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, वास्तव उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। विधानसभा उपाध्यक्ष का ये गुस्सा अधिकारियों के खिलाफ है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि लोगों के लिए जो ऑक्सीमीटर भेजे गए वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी के हैं। जनता के साथ, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कितना कठिन काम होता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात करने वाला हूँ और अब सभी मुझे जानकारी में आया कि पूरे जिले, मेरे यहाँ ही नहीं, पूरे जिले के अंदर ये जो 800-900 जितने भी आए होंगे वो सब खराब निकल गए। आरोप सिर्फ रघुनाथ सिंह ही नहीं लगा रहे, द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी का भी यही कहना है। जब वहाँ पर टेस्ट करने की प्रक्रिया आई तो करीब ऑक्सीमीटर ज़रा खराब पाए गए, तो इसलिए उनको फिर हमने वहाँ से वापस कर दिया है। सारे ऑक्सीमीटर वापस कर दिए गए हैं। मेरा जिला प्रशासन से एक ही निवेदन है कि जब पैसे विधायक निधि से जाते हैं तो अच्छा माल, ब्रांडेड माल आना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ऑक्सीमीटर खराब है तो फिर उन्हें खरीदा किसने? अगर ऐसा हुआ है तो क्या जनप्रतिनिधियों को उसकी जानकारी नहीं थी? जिले में 22 लाख रुपए की लागत से 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे गए। शिकायत मिलने के बाद अब इनकी जांच हो रही है। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से मरीजों को रेफर करना पड़ता है। हरिद्वार जिले में ब्लैक फंगस का अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसकी दवाई की किल्लत है। सरकारी कोविड मेगा हॉस्पिटल में तो ब्लैक फंगस से ग्रस्त लोगों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, चूँकि जिला अस्पताल में अभी वर्तमान में ईएनटी सर्जन जो पहले थे वो नौकरी छोड़ के चले गए हैं। अब वर्तमान में जब तक शासन प्रशासन उसके नियुक्ति होगी और उसकी व्यवस्था जब होगी तब हम उस एम्पुटेशन भी इंजेक्शन की डिमांड के बारे में सोचेंगे। अन्यथा जहाँ पे इलाज हो रहा है वहाँ पे शॉर्टेज जो है हमारे पास बेकार पड़े हैं, वो भी अच्छी बात नहीं। वहीं रुद्रप्रयाग में कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार अलकनंदा मंदाकिनी संगम स्थल पर किए जाने से लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा है। शवों का अंतिम संस्कार बस्ती के बीच होने से लोगों ने इसकी शिकायत डीएम से की है। मैं देखता हूं कि जिस प्रकार से लोग कम से कम 10-10, 5-5 मुर्दे डेली संगम पर जलते हैं और लोग बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग उसको पूरा नहीं जलाते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं। इस कोरोना काल में भी कई लोग आए और अपनी डेड बॉडी को वहाँ पर थोड़ा बहुत जलाए और वहीं पर छोड़ दिया। हमने कई बार इस बारे में शासन से भी और जिलाधिकारी जी से भी, नगर पालिका से भी कई बार इस बारे में बात की। उधर पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने एक बुजुर्ग को खतरनाक रास्ते से होकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एसडीआरएफ करीब 7 किलोमीटर तक पथरीले रास्ते पर चली और बुजुर्ग को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। बताया जा रहा है बुजुर्ग कोरोना संक्रमित थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी था, मगर अस्पताल काफी दूर था, जिस वजह से एसडीआरएफ की टीम उन्हें कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक लेकर आई। फिर बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। तो पीपीई किट पहने एसडीआरएफ के लोग आप देख सकते हैं।
वहीं जोशीगढ़ में ऋषि गंगा नदी से ऊपर ग्लेशियर्स में दरार आने की खबर पर प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है। चमोली के डीएम का कहना है कि उस इलाके में सर्वे के लिए एक टीम को भेजा गया है। यह वही इलाका है जहां से 7 फरवरी को पानी के साथ बहकर आए मलबे में बड़ी तबाही मचाई थी। जोशीमठ में ग्लेशियर्स का ये रूप लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा है। ग्रामीणों के दावे पर यकीन करें तो उन्होंने ऋषि गंगा नदी के ऊपर पहाड़ों में स्थित ग्लेशियर्स में दरार देखी है। एबीपी गंगा पर खबर दिखाई जाने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। अब उस जगह पर एक टीम भेजी जा रही है जहां पर ग्रामीण दरार होने की बात कह रहे हैं। लोगों को भी ऐसी सूचना कहीं कुछ जगह से ऐसी वीडियो मिली है कि जिसमें लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे दरारें पड़ने का संभावना हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शासन में भी बात कर ली है और हम लोग एक टीम भी भेजेंगे जो इस चीज़ को एक बार वेरीफाई भी कर ले और अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर तदनुसार तब कार्रवाई। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या पहाड़ों में कोई हलचल हो रही है? क्या फिर से जोशीमठ में कोई तबाही होने वाली है? आखिरकार इन दरारों के पीछे की कहानी क्या है? आखिरकार ग्लेशियर्स के भीतर ये हलचल कैसी है? जानकारों की माने तो ग्लेशियर्स में होने वाली ये हलचल हिमालय इलाकों में होने वाले भूकंप के कारण हो सकती है। दरार आने के कारण क्या है? तो हमें ये लगता है कि मध्य हिमालय क्षेत्र में छोटे छोटे भूकंप लगातार आ रहे हैं और उनके वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं ग्लेशियर के जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, उसको प्रभावित जरूर कर रहे हैं। तो क्या देवभूमि पर कोई खतरा मंडरा रहा है? ये मुसीबत आखिरकार किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है? ग्रामीणों की एक टोली ऋषि नदी के ऊपर की पहाड़ियों पर मुआयना करने गई थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां पर ग्लेशियर्स में दरारें देखी। आशंका है कि अगर फिर से कोई ग्लेशियर टूटा तो बड़ी तबंगा नदी के ऊपर की पहाड़ियों पर ग्लेशियर टूटा था, जिससे ऋषि गंगा नदी में उफान आ गया था, जिससे इस इलाके में बड़ी तबाही हुई थी। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा। 29 और 30 मई को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मौसम विभाग ने तेज बारिश का भी अनुमान जताया है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। 29 और 30 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। जबकि और अब एक नजर कोरोना अपडेट पर। तो आज कोरोना के 1942 नए मामले सामने आए। कोरोना से 52 लोगों की मौत हुई है और 7028 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। तो ये था कोरोना अपडेट।